तो आज हम जो है लिविंग वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम जो है मतलब आगे जो है यहाँ साइंटिस्ट मतलब अर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको पहले नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप वो पॉइंट्स जो है बिल्कुल रट के जाइएगा। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जो अर्नेस्ट मेयर्स थे, ठीक है, ये जो 100 ईयर्स तक क्या थे, ज़िंदा थे, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन था कितने दिन तक था, 100 ईयर्स तक था। दूसरा पॉइंट ये याद कर लीजिए कि इनको जो है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता था, ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन थे, तो आपको अर्नेस्ट मेयर ही लगाना है, ठीक है। तो अब हम रेड कर लेते हैं। लिखा है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि मतलब इनको जो है बायोलॉजी में 3 प्राइज़ दिए गए थे। किसको? अर्नेस्ट मेयर को जो है बायोलॉजी में 3 प्राइज़ दिए गए थे, जिसकी वजह से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। देन फर्स्ट प्राइज़ इज़ द बाल्जन प्राइज़ इन 1983, जो कि 1983 में मिला था। सेकंड प्राइज़ इज़ द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर द बायोलॉजी इन 1994, ठीक। सेकंड प्राइज़ क्या था? इंटरनेशनल प्राइज़ था, जो कि 1994 में मिला था। एंड थर्ड प्राइज़ क्या था? कैरफ फ्रूट प्राइज़ इन 1999। तो थर्ड प्राइज़ क्या था? कैरफ फ्रूट प्राइज़ था, जो कि 1999 में मिला था, ठीक। तो आपको सिंपली जो है तीनों पॉइंट बिल्कुल रट लेने हैं। सबसे पहला ये कि मतलब जो अर्नेस्ट मेयर थे ये 100 साल तक ज़िंदा थे। दूसरा ये आपको याद कर लेना है कि इनको जो है 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता था, ठीक है। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन थे? तो अर्नेस्ट मेयर थे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ द कि मतलब इनको जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता था, क्योंकि इनको जो है बायोलॉजी में 3 प्राइज़ दिए गए थे। पहला बाल्जन प्राइज़, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज़, तीसरा कैरफ फ्रूट प्राइज़, ठीक। तो हम चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ लिविंग, आई मीन लिविंग क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब जैसे कि नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछता है कि लिविंग्स क्या है, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ लिविंग, तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नॉर्मल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि लिविंग्स के होते हैं, वो हमारे माइंड में मतलब आ जाते हैं, ठीक है। तो हम वही जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के क्या करने लगते हैं, बताने लगते हैं, लाइक कि वो ग्रोथ करते हैं, है ना? वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं जो कि लिविंग बीइंग्स के होते हैं, तो वो जो है हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या-क्या लिखा है। कह रहा है व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, मतलब जब हम लिविंग को डिफाइन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम जो है कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करते हैं। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे जो कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेंगे, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उन कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं शो करेंगे। तो अब देखते हैं वो ऐसे कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को सेंस करने की एबिलिटी, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, और मतलब जो एनवायरनमेंट में हमारे चेंजेस हो रहे हैं ना उसके टुवर्ड्स जो है मतलब जो लिविंग्स होते हैं क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो वही दे रखा है कि एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आवर माइंड इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है। एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि मतलब क्या है, यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। बाकी आगे पढ़ते हैं। लिखा है वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स, तो हम कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करते हैं। लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रेप्लिकेशन शो करते हैं। एंड थर्ड वन इज सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, ठीक। तो ये सब जो हमने अभी पढ़ा ये सब के सब क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, लिविंग बीइंग्स की। तो अब हम सबसे पहले जो है एक-एक करके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रोथ है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।
कह रहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब के सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, इंक्रीज इन मास, मतलब जब मास इंक्रीज होता है, ठीक, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इन जैसे कि सेल्स का नंबर इंक्रीज होना, आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल इस पॉइंट को रट लेना कि क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द मतलब ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली बिल्कुल रट के जाना है। सबसे पहला क्या होगा, इंक्रीज इन मास होगा, एंड सेकंड होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक, तो ये जो है क्या है, दोनों के दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ के। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन। कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। ठीक है, वो जो है अपने सेल को डिवाइड करते रहते हैं। इन प्लांट्स, अब हम प्लांट्स की बात करें तो दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। मतलब प्लांट्स के केस में जो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअसली पूरी लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो है पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ होता है। ठीक, जबकि अदर मतलब कि दूसरी तरफ एनिमल्स की बात कर रहा है कि इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। मतलब एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ होता है ओनली कुछ ही एज तक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम वो ग्रो करेंगे। ठीक, मतलब कुछ ऐसा टाइम आता है कि उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, एनिमल्स की, लाइक जैसे हम लोगों की। ठीक है, हम लोग अगर सोचो कि हम लोग अगर पूरी ज़िंदगी भर अपने ग्रो करते रहेंगे तो हम कितने बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो ग्रोथ होती है कुछ सर्टेन एज तक ही होती है। फिर कह रहा है हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। बट मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हमारे अंदर सेल डिवीजन होती है, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन नहीं होती। लाइक अगर हमको कहीं इंजरी वगैरह हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो वहाँ के जो मतलब सेल्स वगैरह रिप्लेस होते हैं, तो वहाँ पे जो सेल डिवाइड करके जो नए सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमारे अंदर सेल डिवीजन होती है, लेकिन किस केस में होती है, जब लॉस्ट सेल को रिप्लेस करना होता है तब जो है सेल डिवीजन होती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर। फिर कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं, मतलब उनके भी सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, वन कैन इजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो। इन विट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर। ठीक है, तो उसको इन विट्रो बोलेंगे। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, कह रहा वन कैन इजली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि जैसे अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लाइक एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसा ऐसा मतलब डिवाइड करके कई सारे सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे, जैसे बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना थोड़ा मतलब जैसे कि मुश्किल होता है ना, तो मुश्किल है, तो हम उसको मतलब क्या करते हैं कि लैब के अंदर, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, इसको हम इन विट्रो बोलेंगे, आई मीन लैब वगैरह के अंदर हम जो है सेल्स को डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि पहले एक सेल था, फिर उसने डिवाइड करा, दो सेल बनाया, एंड देन चार सेल बनाया। तो ऐसे ऐसे सिंपली हम देखो कि मतलब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखेंगे कैसे सेल डिवाइड कर रहे हैं एंड उसके नंबर को हम काउंट कर पा रहे हैं। तो वही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हायर एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि मतलब एक्सक्लूसिव मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, बट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों साथ साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों के दोनों अलग अलग है। ठीक है, सेम चीज़ें नहीं है, किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होता है। इंक्लूसिव मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि सेम ही होता है। ठीक है, कि जो ग्रोथ हो रहा है उसी को, लाइक अगर उनके अंदर यूनिसेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो हम उसी को ग्रोथ भी बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होता है। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल फोकस करिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक, कि फिर से मैं एक बार पॉइंट बोल देती हूँ, दो पॉइंट्स है जो आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। एंड दूसरी तरफ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब क्या होएगा, सेम होएगा, ठीक है। और एक्सक्लूसिव मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। कह रहा है कि अगर जैसे कि अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको भी जो है एज अ ग्रोथ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। तो अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है उसको हम एज अ ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर अगर इसको भी हम एज अ क्राइटेरिया ले रहे हैं तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो भी ग्रो करेंगे, ठीक। एक मिनट, हाँ ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कह रहा है कि ओके, कह रहा है कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी एज अ ग्रोथ कंसिडर किया गया है, ठीक। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करेंगे, ठीक है। इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। कह रहा है कि अगर हम लाइक बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको एज अ क्राइटेरिया ले रहे हैं, ठीक है, फॉर ग्रोथ, तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। याद कर लो बिल्कुल, याद रखो कि जो वैसे तो नॉर्मली हमको ये पता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो नहीं करते, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स ही ग्रो करते हैं। बट अगर हम इंक्रीज इन मास, ठीक है, ग्रोथ का क्राइटेरिया ले रहे हैं, तो उस केस में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैसे ग्रो करेंगे। कह रहा है माउंटेन्स हो गया, ठीक है, बाउल्डर्स हो गया, सैंड माउंट्स हो गया, डू ग्रो, ये सब के सब ग्रो कर सकते हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि जैसे माउंटेन्स वगैरह कैसे बना है, ठीक है, पहले वहाँ पे कम मिट्टी, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे मिट्टी जमते गई तो लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स में, ठीक है, वो पूरा बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, पूरा माउंटेन्स बन गया, ठीक है। तो उसका हम क्या देख रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले उसका मास कम था, ठीक है, जैसे-जैसे उसमें मिट्टी आती गई, ठीक है, मटेरियल्स वगैरह सब के सब एक्यूमुलेट होते गए, तो उसका मास तो बढ़ता जा रहा है ना। मतलब जैसे कि साइज़ तो ग्रो कर रहा है, उसके साथ-साथ उसका मास भी तो बढ़ रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जैसे कि माउंटेन्स वगैरह क्या है, नॉन लिविंग है ना, वो लिविंग तो नहीं है। हम कह सकते हैं ना कि मतलब अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो कर रहा है, क्योंकि पहले माउंटेन इतना छोटा था, अभी उस पे मटेरियल्स का एक्युमुलेशन होता गया एंड देन वो बहुत ऊँचा हो गया, ठीक है? उसका मास भी इंक्रीज़ हो गया, उसका पूरा साइज़ भी बड़ा हो गया, शेप भी बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर रहा है, ठीक है? अगर हम मास को क्राइटेरिया ले रहे हैं, ठीक? However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface, ठीक। तो ये जो पॉइंट मैं अभी तक समझा रही थी वो यहाँ पे दे रखा है कि मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी जो है ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है, वो भी कैसे, जब मतलब उनके जैसे कि कोई पहाड़ वगैरह मतलब छोटे मतलब माउंटेन्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जैसे और उनके सरफेस पे बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियल्स का एक्युमुलेशन होता रहेगा, तो एक टाइम पे जो है मतलब वो ग्रो कर जाएँगे, ठीक है? उनका साइज़ एंड शेप सब बड़ा हो जाएगा। फिर कह रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो ग्रोथ होता है फ्रॉम इनसाइड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल रट लेना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इनसाइड होती है। जैसे कि हमने देखा कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं? आउटसाइड ग्रो कर रहे हैं ना, मतलब हम उसको ऑब्ज़र्व कर ले रहे हैं कि कैसे उसके ऊपर बाहर से ही तो मिट्टी मतलब मटेरियल्स का एक्युमुलेशन हो रहा है, अंदर से तो नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ कैसे हो रही है, बाहर से हो रही है। लेकिन जो हम उसको कहीं न कहीं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो ग्रो कर रहे हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है? टाइम टू टाइम हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स के अंदर ग्रोथ होता है, ठीक है? हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो अंदर से ग्रोथ होती है, ठीक है? सॉरी सॉरी ऑब्ज़र्व तो हम भी कर रहे हैं, मतलब लिविंग के भी अंदर हम ऑब्ज़र्व करें कि पहले इतना छोटा था, फिर इतना बड़ा हुआ। सॉरी माय मिस्टेक, बट यहाँ पे क्या है कि लिविंग बीइंग्स के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, वो अंदर की तरफ से हो रहा है, ठीक है? उसको हम देख नहीं सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, आउटसाइड से हो रहा है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, फ्रॉम इनसाइड, ठीक है? इनसाइड हो रहा है। तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। तो हम पहले आपको बता देते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स नहीं शो करेंगे, ठीक है? ओनली ओनली लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ही शो करेंगे। तो मतलब ये प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो कह रहा है कि जो ग्रोथ है,
कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं, ठीक, या फिर नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। मतलब जैसे कि हमने एक्सप्लेन करा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। कह रहा अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक। कह रहा है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कह रहा है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी यहाँ पे क्या होगा, न्यू बॉर्न, मतलब जो बच्चा होता है, ठीक है, या फिर ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, ठीक है। पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो वो अपने जैसे बच्चे को पैदा करते हैं, ठीक है, या फिर जो उनसे न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, उसी को हम बॉर्न होता है, मतलब जो बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जो बच्चा होता है या फिर न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी बहुत सारी मतलब फीचर्स होते हैं, मतलब उसके ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम फीचर्स कहीं न कहीं पेरेंट्स से क्या होते हैं, मिलते-जुलते हैं, मोर और लेस हो सकते हैं, मतलब कम भी मिल सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो यही होता है रिप्रोडक्शन, अपने जैसे बच्चे पैदा करना, ठीक है? दैट इज़ द रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो उनके अंदर बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन यही होता है कि अपने जैसे बच्चे को पैदा करना, ठीक? इनवेरिएबली इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहीं न कहीं ये जो मतलब जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म जो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है? फिर अपने जैसे बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो ये क्या है, कहीं न कहीं क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक? ऑर्गेनिज़्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है? तो हम मतलब मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, बट एक बार बता देती हूँ कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, जैसे कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल होता है एंड एक एसेक्सुअल होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? एक मेल होता है एंड एक फीमेल होता है, ठीक? दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है एंड देन क्या होता है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, ठीक है? तो कुल मिला के इसमें, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है? एक सिंगल पेरेंट्स के ही जो है बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कह रहा है कि जो फंजाई, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, मतलब ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा, जो आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? कह रहा है फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इज़िली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। जो फंजाई होते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ये जो है मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? तो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। फिर आगे हम पढ़ते हैं इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है? तो ईस्ट एंड हाइड्रा क्या है, लोअर ऑर्गेनिजम्स है, बट आप एक पॉइंट याद रखिएगा, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, हाइड्रा क्या है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है? दोनों के दोनों लोअर ऑर्गेनिजम्स है, बट ईस्ट है यूनिसेलुलर, हाइड्रा क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनके अंदर जो है बडिंग देखने को मिलती है, ठीक। और ये हम प्लेनेरिया की बात करते हैं, प्लेनेरिया या फिर कह सकते हैं इनको फ्लैट वर्म्स, मतलब इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट ही होते हैं। तो प्लेनेरिया के अंदर भी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, हम जो है ट्रू रीजनरेशन देखते हैं, ठीक है, हमको ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलती है किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। अब ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स मतलब regenerate the lost part of its body and becomes a new organism। फिर आगे हम फंजाई की बात करते हैं, द फंजाई एंड द फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस ऑल इसली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि जिनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फर्स्ट वन इज द फंजाई, पहला फंजाई हो गया, दूसरा फिलामेंटस एल्गी हो गया
एंड थर्ड वन इज अ प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। तो क्या, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा हो गया, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिनोनिम विथ ग्रोथ। इनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। वही पॉइंट जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था, ऊपर मतलब जैसा कि आया था वहाँ पे, तो हमने पढ़ा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइम पे होते हैं, ठीक है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या है, सिनोनिम है इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक। Okay, we have already defined growth as a equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single cell organism, we are not very clear about the uses of these two terms growth and reproduction. ठीक, कह रहा further आगे पढ़ेंगे, there are many organism, बहुत सारे organisms हैं which do not reproduce, जो कि reproduce नहीं करते, ठीक है। मतलब कि living organisms हैं बट वो reproduction नहीं शो कर रहे हैं। जैसे कि म्यूल्स हो गया, म्यूल्स का होता है, खच्चर होता है, ठीक है। स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल वर्कर बीज हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। तो ये तीनों के तीनों क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बट रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑन एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो इसी वजह से हम रिप्रोडक्शन को भी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब वैसे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, नो नो नो, मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही शो करते हैं, बट कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं शो करेंगे। लेकिन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बट नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये दो पॉइंट आप बिल्कुल रट लीजिएगा कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा अच्छे से, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों ओनली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कह रहा है कि ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, मतलब कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे वो नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक। फिर तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म मतलब नॉर्मली मतलब मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी के इनसाइड जो सारे रिएक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा हम जल्दी करेंगे, ठीक, क्योंकि ताकि जल्दी से थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा। कह रहा है कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेटाबॉलिज्म है। कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब केमिकल से मिलकर बने हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, छोटे या बड़े हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू अ वेरियस क्लासेस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, लाइक साइज फंक्शंस। इनके साइज फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ये जो केमिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली बनते हैं, ठीक है, एंड चेंज होते हैं कुछ दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में। दिस कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इसी को हम केमिकल रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक। कह रहे हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, एक ही टाइम पे, सेम ही टाइम पे लगभग थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। विद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, दोनों के अंदर जो है
बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब दोनों के दोनों जो है मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक। कह रहा है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स, सब के सब जो है मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। फिर कह रहा है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी बॉडी के इनसाइड जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, इनको हम बॉडी के बाहर भी करवा सकते हैं इन सेल फ्री सिस्टम, मतलब कि सेल से बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर जो है सेल फ्री सिस्टम में जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवा सकते हैं। तो कह रहा है कि इसी को हम इन विट्रो कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी हो रही है, ठीक। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नादर लिविंग और नॉन लिविंग। कह रहा है कि ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर, ठीक है, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक, वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। वो जो रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो लिविंग या नॉन, मतलब ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। हेंस कह रहा है व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर हमने क्या पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा। अभी तक हमने ग्रोथ पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था। बोथ आर दी ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोनों के दोनों क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थे, ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, जो कि क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। क्या आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। मतलब कि जो हम आउटसाइड द बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब वगैरह में करवा रहे हैं, ठीक है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, बट हाँ लिविंग रिएक्शंस है, क्योंकि सेम ही रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब वो लिविंग रिएक्शन है, वही रिएक्शन हम बॉडी के बाहर भी करवा रहे हैं, तो रिएक्शन तो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस लिविंग है, बट जो थिंग्स है वो लिविंग नहीं है। Hence, cellular organization of the body is the defining feature of living forms. मतलब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा, मतलब मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर। सेकेंड वन इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म, ठीक। तो दो डिफाइनिंग फीचर हमने पढ़ लिया, एक मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आप रट लेना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल इस पे इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है। जो कि पूछ सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, बहुत ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर है कि मतलब सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को सेंस करना, ठीक है, एंड उसके टुवर्ड्स जो है रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। दैट इज द टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, ठीक है, फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। फिर कह रहा है बी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस, मतलब हम अपने इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को सेंस करते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ठीक। जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के टुवर्ड्स, जैसे कि वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब के प्रति जो है प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. कह रहा है कि सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सब के सब जो है इन्वायरमेंट्स में हो रहे चेंजेस को सेंस करते हैं एंड उसके टुवर्ड्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कह रहा फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स के अंदर जो है फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के केस में, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में जो है फोटो पीरियड जो है, सॉरी 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 एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक।
प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो अफेक्ट होता है किसके द्वारा, फोटो पीरियड के द्वारा। कह रहा ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने सराउंडिंग्स में होने वाले चेंजेस के टुवर्ड्स क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, ठीक। बट ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स केवल ऐसा ऑर्गेनिजम्स है हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो कि खुद से अवेयर होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। तो ये बहुत बहुत मतलब जितना भी कह लो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ओनली ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक। आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर साइड में भी लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ओनली ह्यूमन बींग्स ही शो करते हैं। तो क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कि अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, खुद से अवेयर रहना, ठीक है, मतलब खुद के बारे में सोचना, लाइक मैं कैसा दिख रहा हूँ, सुंदर हूँ, नहीं हूँ, अच्छा हूँ, अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ तो मतलब ह्यूमन्स ही जो है ओनली सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कह रहा है कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जबकि कॉन्शियसनेस जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन शो करते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्शियसनेस है, ठीक। पहला क्या था, मेटाबॉलिज्म था, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, तीसरा क्या है, कॉन्शियसनेस, ठीक। आगे पढ़ते हैं, कह रहा व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स, जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइनिंग द लिविंग स्टेट। कह रहा है बी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल। कह रहा है कि जो कोई ह्यूमन किस में कोमा में चला जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर कोई पेशेंट है जो कि कोमा में है, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, जो कि पूरी तरह वर्चुअली जो है किसके द्वारा, मशीन्स के द्वारा सपोर्टेड है, लाइक उसका जो हार्ट एंड लंग्स है उसको रिप्लेस करा गया है थ्रू द मशीन्स, ठीक है, मशीन्स के थ्रू। तो द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, मतलब अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उसको हम ब्रेन डेड भी बोलते हैं क्योंकि उसका बिल्कुल ब्रेन जो है काम नहीं करता, मतलब वो जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं शो करता है, ठीक है। पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, ठीक है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। कह रहा है क्या ऐसे पेशेंट क्या कभी नॉर्मल लाइफ में अपने नहीं आ सकते हैं, या फिर ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। इन हायर क्लासेस यू विल come to know that all living phenomena are due to underlying interactions। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिएगा कि जितने भी लिविंग फिनोमिना होते हैं सब के सब किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, ठीक। ये मैं आपको पढ़ देती हूँ, आप बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज और नॉट प्रेजेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, मतलब कि जैसे कि हमको पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वो किसी एक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती, जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तब टिश्यू बनेगा, तब जो टिश्यू की प्रॉपर्टी जो है टिश्यू के अंदर होती है, वो सेल्स के अंदर एक सिंगल सेल्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। कहना चाह रहा है कि जब बहुत सारे सेल्स इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तब वो जाके कहीं ना कहीं टिश्यू बनाते हैं। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelles but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomena is true in hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. Living organisms जो है self-replicate करते हैं, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on Earth. Biology is the story of evolution of living organisms on Earth. All living organisms, present, past and future, are linked to one another. मतलब कि जो अभी प्रेजेंट है या फिर जो पहले थे या फिर जो फ्यूचर में आएंगे, ठीक है, सब के सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लाइक वो जो है शेयर करें, सबके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है, कॉमन है, बट टू वेरी इन डिक्रीज, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं।